हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट्स यूट्यूब चैनल। भूगोल में पृथ्वी और चंद्रमा के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करने का प्रयास किया है। अपसौर, उपसौर, शरद विषुव, वसंत विषुव, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होती हैं, ये सभी हमने यहाँ पर कवर किया है। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सामान्य जानकारी की बात करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी की बात करें तो सूर्य से यह दूरी के क्रम में तीसरा है, और बड़े ग्रहों की बात करें तो पांचवा बड़ा ग्रह है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया गया। जल की बात करें 71%, स्थल की बात करें 29% है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अपसौर क्या है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं। यह 3 जुलाई को होती है, जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। यहाँ देखिए ये सूर्य है, इससे पृथ्वी की अधिकतम दूरी 3 जुलाई को 15.21 करोड़ किलोमीटर। मिलियन की बात करें तो 152 मिलियन किलोमीटर। उपसौर की देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होती है। कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। व्यास की बात करते हैं तो विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। देखिए विषुवत रेखा से विषुवतीय व्यास देखें तो 12,756 किलोमीटर। ध्रुवों से ध्रुवीय व्यास देखिए 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कम क्यों है? उसका कारण है पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की अक्ष है ये, और जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची गई उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा मैं। तो ये देखिए, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसके उत्तर का जो क्षेत्र है इसे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का जो भाग ऐसे हम पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऐसे ही 0 डिग्री जो देशांतर है उसके पश्चिम में जो भाग है उसे हम पश्चिमी गोलार्ध, और पूर्व में जो भाग है वो पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है। और यहाँ जब हम 23.1/2 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे तो वो है कर्क रेखा, यानी 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ये उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और भूमध्य रेखा के दक्षिण की बात करें तो 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार यूज में आने वाले हैं अभी। तो देखिए कर्क संक्रांति क्या है? जब सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। यह कब होती है? 21 जून को। इस स्थिति में क्या होता है, जो सूर्य कहाँ है? उत्तरायण की स्थिति है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पर सबसे बड़ा जो दिन है वो 21 जून को होता है, और सबसे छोटी रात होती है वो 21 जून को जो है होती है। क्योंकि दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। अब बात आती है कि दक्षिणी गोलार्ध की, तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी सबसे बड़ी रात होगी। यहाँ प्रकाश जो है नहीं पहुंच रहा है क्योंकि सूर्य अभी कहाँ है? उत्तरायण की स्थिति में है। तो यहाँ पर जो है रात सबसे बड़ी होगी और दिन जो होगा सबसे छोटा होगा। अब जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में। अभी जो 21 दिसंबर की बात है वहां क्या होगा कि सूर्य अभी दक्षिणायन में है। दक्षिणायन में कैसे? जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। जो स्थिति है वो 21 दिसंबर की है। सबसे बड़ा जो दिन है ना अभी 21 दिसंबर को यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में होगा। लेकिन अगर हम रात की बात करें तो वो सबसे छोटी रात होगी यहाँ पे, कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन अगर बड़ी रात की बात करें तो वो उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो है अभी कम पहुंच रहा है। तो संक्रांति में आप यही याद रखेंगे कि कर्क संक्रांति जो है वो 21 जून को होती है, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी, और इसका उल्टा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब ऐसे मकर संक्रांति याद रखेंगे कि 21 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। तो उत्तरी गोलार्ध के संबंध में बात करें तो सबसे बड़ी रात जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होगी और दिन छोटा होगा। इसका उल्टा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब विषुव की बात करते हैं। तो विषुव क्या है? सर्वत्र दिन रात बराबर। 21 मार्च को बसंत विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव। तो जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ता है, और विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण सूर्य का प्रकाश जो है
सर्वत्र बराबर या समान मात्रा में पहुंचता है, जिससे दिन और रात सभी जगह पर बराबर होते हैं। 21 मार्च को हम वसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर समान मात्रा में पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 6 माह का दिन और 6 माह की रात के बारे में जानेंगे। तो यह ध्रुवों पे पड़ता है। क्या है स्थिति, देखते हैं। पृथ्वी 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। इस तरीके से यहाँ की स्थिति देखेंगे आप। यहाँ पर जो है विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है और सर्वत्र दिन रात बराबर हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से जो स्थिति बनेगी, इस तरीके से पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है, तो यहाँ से जो स्थिति बनेगी उसमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है वो उत्तरायण होगा। अभी विषुवत रेखा पर है, सूर्य जो प्रकाश है उसका उत्तरायण होता जाएगा। उत्तरायण होने के कारण उत्तरी भाग में प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा और दक्षिणी भाग में जो है कम पहुंचेगा और ध्रुव पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो यहाँ तक के लिए 6 माह के लिए रात रहेगी और उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश पहुंचने के कारण जो है दिन रहेगा। ऐसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सूर्य अभी दक्षिणायन होने की स्थिति होगी और दक्षिणायन होने से क्या होगा, दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पर प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा और दक्षिणी ध्रुव पे भी पहुंचेगा। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें प्रकाश कम पहुंचेगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर जो है बिल्कुल भी प्रकाश पहुंचने की स्थिति नहीं रहती है। यहाँ जो है यहाँ तक स्थिति क्या रहेगी, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा और उत्तरी गोलार्ध में जो है रात रहेगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि 6 माह का दिन और 6 माह की रात जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार होती है। यहाँ एक चीज और जानेंगे, जो ये उपसौर की स्थिति है और ये अपसौर की स्थिति है, और जो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम अपसाइड रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिन रात का छोटा बड़ा होना किस प्रकार होते हैं दिन रात छोटे बड़े, तो देखिए परिक्रमण गति एवं अक्ष पर झुकाव के कारण। देखिए कैसे, झुकी नहीं होती तो विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ता, तो पृथ्वी परिक्रमा जब करती तो विषुवत रेखा पर ही प्रकाश जो है हमारा पड़ता रहता और सर्वत्र दिन रात बराबर होते। लेकिन पृथ्वी जो है 23 सही 1/2 डिग्री अपने अक्ष के साथ झुकी हुई है। उसके कारण क्या है, कभी स्थिति यह रहती है कि सूर्य का प्रकाश उत्तरायण रहता है तो कभी दक्षिणायन रहता है। जब उत्तर में होता है तो वहां दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, जब दक्षिण में होता है तो वहां दिन बड़े और रात छोटी होती है। इस तरीके से जो है परिक्रमा करने और अक्ष पर झुकाव होने के कारण जो है हमारा दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। तो ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन किस प्रकार हो रही है वो भी देखिए परिक्रमा गति में अक्ष पर झुकाव के कारण। ये देखिए कैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष के साथ झुकी नहीं होती, तो उसके कारण क्या होता कि जो हमारा प्रकाश है वह विषुवत रेखा पर पड़ता है और विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण सर्वत्र जो है प्रकाश की मात्रा बराबर जाती, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तापमान समान होने के कारण तो जो है ऋतु परिवर्तन की स्थिति नहीं बनती। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ झुकी है तो सूर्य जो है उत्तरायण होता है तो यहाँ प्रकाश ज्यादा होता है और ग्रीष्म ऋतु जैसी स्थिति जो है गर्मी पड़ती है। और जब सूर्य जो है यहाँ प्रकाश कम पहुंचता है क्योंकि वो उत्तरायण है तो यहाँ सर्दी बनी रहती है। आगे ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। जब सूर्य उत्तरायण रहेगा तो उत्तर में गर्मी रहेगी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में जो है सर्दी रहेगी दक्षिणी गोलार्ध में। और जब सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी रहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहेगी। अगर ध्रुवों की बात हम करें तो ध्रुवों पे जो प्रकाश है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचता ही नहीं है, इसी के कारण जो है वहां पर बर्फ जमी रहती है। आगे बढ़ते हैं। घूर्णन गति के बारे में बात करेंगे, जिसे हम दैनिक गति के नाम से जानते हैं। कैसे, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसी के कारण दिन और रात होते हैं तथा स्थलीय समीर और सागरीय समीर उत्पन्न होते हैं। देखिए कैसे पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर इसी जगह पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है लगातार और घूमती हुई परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर। तो जब पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और जो पीछे होता है वहां रात होती है, इसीलिए से घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपना एक घूर्णन जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है, लगभग 24 घंटे में करती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जब वह घूर्णन कर रही है तो जो सामने होगा वहां दिन और जो पीछे होगा वहां रात होती है। अब स्थलीय समीर और सागरीय समीर की बात करें तो पृथ्वी जो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो स्थल पे भी समीर और सागरीय समीर जो है इसी के कारण जो है उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं।
यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा अपनी कक्षा के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए कैसे, यदि पृथ्वी झुकी नहीं होती, कक्षा के साथ कोण बनता 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का। 23.5 डिग्री जो है झुकी होने के कारण कक्षा के साथ जो कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है। कैसे, 90 डिग्री में से 23 सही 1/2 डिग्री जब हम घटाएंगे तो वो 66 सही 1/2 डिग्री बचेगा। 66.5 डिग्री का कोण जो है बनता है। तो परिक्रमा गति के बारे में बात करें, जैसे हम वार्षिक गति के नाम से जानते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को जो है दीर्घवृत्ताकार मार्ग या अंडाकार मार्ग पर जो है एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक सौर वर्ष। जो कैलेंडर वर्ष से कितना आगे हुआ, 6 घंटे। कैलेंडर वर्ष कितना होता है, 365 दिन का। अब बात आती है लीप वर्ष कितने का होता है, वो 366 दिन का होता है, जो 4 साल में आता है। तो जब 4 सौर वर्ष मिलकर एक लीप वर्ष का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कई सारे कृत्रिम उपग्रह मानव ने जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, वो चंद्रमा है, जो कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर, यह भी दीर्घवृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, तो 3,84,365 किलोमीटर ये औसत दूरी है। व्यास की बात करें तो चंद्रमा का व्यास है 3,480 किलोमीटर। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.25 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश की बात करें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच रहा है, तो 8 मिनट 16 सेकंड में, जबकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की चाल इतनी अधिक होने के कारण भी जो है 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं, घूर्णन तथा परिक्रमण काल की बात करें। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल जो है 27 दिन का है, जिसके कारण जो है हम चंद्रमा का बस केवल एक ही भाग पृथ्वी से हमें दिखाई देता है। लगभग 59% भाग ही चंद्रमा का पृथ्वी से देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लीबनिट्ज पर्वत क्या है, तो वह चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थित है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है। तो 1969 में इन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रखे। इनके साथ एडविन आल्ट्रिन गए हुए थे। तो यदि बात आती है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा चंद्रमा की सतह पर, तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। या वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने अपने कदम चंद्रमा पर की सतह पर रखे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यदि बात आती है दूसरा व्यक्ति कौन था जिन्होंने अपने कदम चंद्रमा की सतह पर रखे, तो वो थे एडविन आल्ट्रिन। तो अपोलो चंद्रयान से ये गए हुए थे। आगे बढ़ते हैं, शांति सागर क्या है, तो चंद्रमा पर उपस्थित धूल का मैदान जिसे हम शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही पानी की उपस्थिति पाई गई है, यानी कि इससे पता चलता है कि चंद्रमा पर जीवन जो है संभव नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।